वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। जय जिनेन्द्र, नमस्ते मित्रों। हम कुछ दिनों से वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। ज्योतिष की, पॉजिटिव एनर्जी की, वाइटल फोर्स एनर्जी की बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं। कल रात को मैं ध्यान में बैठा था, जो मैंने आपको बताया ईशान कोने में बैठ के करने का। उसी टाइम मुझे एक स्टोरी याद आई कि देखो, ब्रह्मांड की जो प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया में से थोड़ी सी प्रक्रिया के साथ भी यदि हम जुड़ जाए तो जीवन में उजाला उजाला हो जाएगा। जैसे इस स्टूडियो में इतनी लाइटें चालू है, मगर इस सभी लाइटों को चालू रखने के लिए एक छोटा सा तार गुजरात विद्युत बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और वही छोटे से तार के कारण इतना उजाला हम यहाँ पर देख रहे हैं। बस मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपके आत्मा का छोटा सा एक तार ईश्वर के साथ कनेक्टिंग कर दो, जीवन में उजाला उजाला हो जाएगा, कभी अंधेरा नहीं होगा। ऐसी ही एक मोटिवेशन स्टोरी है जो मेरा आदर्श है। वो स्टोरी मेरे को बहुत बहुत याद आती है। जब भी जिंदगी में कभी थक जाता हूँ, कभी अंधेरा जैसा लगता है, तो वो स्टोरी को मैं याद करता हूँ, एकदम पावर आ जाता है। आज आप लोग भी ध्यान से इस स्टोरी को सुनो। एक छोटा सा नगर था। उस नगर के अंदर एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था, मगर बहुत संस्कारी था। जीवन के अंदर संघर्ष करना और शांति से जिंदगी को जीना, वो उनके जीवन का नियम था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस घर के जो वडील थे, वो वडील की तबीयत खराब हो गई, और उनको ऐसा लगा अब मैं इस पृथ्वी के ऊपर ज्यादा नहीं रहूंगा, कभी भी मेरा मृत्यु हो सकता है। तो उसका एक लड़का था, उसका अभय नाम था। वो अभय को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरे जीवन का दीप कभी भी बुझ सकता है, इसीलिए मैं तेरे को एक छोटी सी चिट्ठी देता हूँ। एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें कुछ मैंने लिखा है, वो तू पढ़ना नहीं कभी भी, मगर जिंदगी में कभी बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए तो उस समय इस चिट्ठी को तू पढ़ना, उस तकलीफ से तू बाहर निकल जाएगा। मैंने तेरे को और कुछ तो दिया नहीं है, जिंदगी में एक संस्कार दिया, एक हिम्मत दी, तो मैं लास्ट में तेरे को ये देके जा रहा हूँ चिट्ठी। ऐसा बोलते बोलते पिताजी तो ऑफ हो गए, मृत्यु को प्राप्त किया, यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। लड़के ने सब अंतिम विधि पूर्ण कर दी। फिर उसकी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी। उसने वो चिट्ठी ली, छोटी सी एक डिब्बी के अंदर उसको रख दी। अब जीवन गुजर रहा है। एक दिन एक घटना बनती है। राजा के वहां पर बहुत बड़ा झगड़ा होता है, राजकुमार के साथ राजा का। तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपके वहां मेरी कोई इज्जत नहीं है, आप मेरे को प्रेम से बुलाते नहीं हो, मेरे और आपका कोई पूर्व जन्म का वैर है, इसीलिए मुझे जीना नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा बोल के राजा का एक लौता बेटा, वो राजकुमार, वहां से निकल गया। निकलने के बाद उसको ऐसा विचार आया कि मुझे मर नहीं जाना चाहिए, कोई अच्छे दोस्त की सलाह लेनी चाहिए। फिर उसने सोचा, इस नगर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अच्छी सलाह दे सकता है। तो उस नगर में अभय का बहुत अच्छा नाम था, बुद्धि के अंदर भी, सलाह के अंदर भी, और योग्य मित्र के अंदर भी। तो उसने सोचा कि अभय के घर जाऊं मैं, वो अभी घर पे होगा, मुझे वो अच्छी सलाह देगा। ऐसा सोच के वो राजकुमार अभय के वहां पर आता है। दरवाजा खिटखिटाता है तो घर के अंदर से उसकी वाइफ बाहर आती है। अभय तो घर पे था नहीं, वो कपड़े की फेरी करता था, कपड़े बेचने के लिए जाता था हर गांव के अंदर। आने में आधा घंटे की देरी थी। वो पत्नी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला ने तो सामने राजकुमार खड़ा था।
तो एकदम प्रभावित हो गई अभय की पत्नी। सोचती मेरे यहाँ राजकुमार का आगमन, पधारिए पधारिए पधारिए, बहुत भाव से एकदम भाव विभोर होकर के आमंत्रण दिया। और एक छोटा सा पलंग था लकड़े का, उसके ऊपर बिछौना लगा के बैठा दिया और कहा राजकुमार जी, आपने बुलाया होता तो हम आ जाते, आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं लेनी थी। राजकुमार ने कहा मेरा खुद का काम था, मेरा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं सामने से आया हूं, आप कोई चिंता मत करो। फिर उनको बैठाया राजकुमार को। अब ये अभय की पत्नी किचन में देखती है तो थोड़ा सा दूध तो पड़ा हुआ है, मगर कोई जो मसाला डालने का होता है ना वो नहीं है। तो उसने सोचा इसको मैं गैस के चूल्हे के ऊपर रख के फिर आजू बाजू में से थोड़ा मसाला लेके आती हूँ, शक्कर इलायची वगैरह। तो वो दूध रख के गई। रखने के बाद वो तो चली गई, मगर वहां पर किचन में एक घटना बनी। उधर एक सांप आया और सांप ने अपना जहर दूध में डाल दिया और डाल के वहां से चला गया। अब वो अभय की पत्नी घर पे आई, दूध में सब मसाला डाला, एक मस्त कप तैयार किया, तैयार करके राजकुमार को दिया। राजकुमार ने वो दूध पी लिया और दूध पीते ही राजकुमार बेहोश हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। एकदम पूरा शरीर ग्रीन हो गया। 5 मिनट में ये सब खेल खत्म हो गया। अब अभय की पत्नी सोचती है मेरे घर में और कोई तो है नहीं, राजकुमार राजा का एकलौता बेटा है, राजा ने कितनी मन्नतें मांगी थी तब ये आया है, और अब ये राजा को मालूम पड़ेगा तो राजा हमारे को फांसी की सजा करेगा। अब करना क्या, मगर उसको विश्वास था उसके पति के ऊपर। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, वो राजकुमार की लाश को उठा के कमरे में बंद कर दी। फिर 7 बज गए शाम के, पति का आने का इंतजार कर रही थी और दरवाजा का आवाज आया तो वो दौड़ती दौड़ती दरवाजा खोलने के लिए गई। खोला, उसका पति सामने था। वेलकम किया, बैठाया, गर्म पानी दिया, हाथ पांव मुंह धो करके दोनों खाने के लिए बैठे। तब तक वो स्त्री उसके पति को कुछ भी बताती नहीं है। खाना खा लिया, उसके बाद कहती है आज आपका मूड कैसा है। बोले बोल, तेरे को जो भी कहना है वो बोल दे। बोले नहीं, आप चिंता में तो नहीं होने। वो अभय बोला तेरे होते हुए मेरे को क्या चिंता है। फिर उसकी पत्नी बहुत प्रेम से, बहुत लागणी से उसके पति को कहती है कि आज ऐसी दुर्घटना अपने घर में हो गई कि राजकुमार आया था आपको मिलने के लिए, मैंने प्रेम से उसको दूध पिलाया, वो दूध पीते ही वो मर गया। क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मगर ये एग्जाम अपने ऊपर आ जाएगा आरोप तो बहुत तकलीफ पड़ेगी। अब अभय सोचता है कि ये बहुत बड़ी आफत आ गई है। पिताजी ने एक चिट्ठी मेरे को दी थी, वो चिट्ठी को अभी निकालने का समय आ गया है। वो धीरे से उसकी पत्नी को कहता है कि पिताजी ने जो चिट्ठी अंतिम समय पे दी थी ने वो निकाल। फिर वो चिट्ठी निकाली, ध्यान से पढ़ी। 3 शब्द लिखे हुए थे, कोई लंबी लाइनें नहीं लिखी थी। 3 शब्द को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद वो उसकी पत्नी को कहता है कि तू अभी भूल जा कि अपने घर में ऐसी दुर्घटना हुई है, इसका पूरा रास्ता मैं निकाल दूंगा। और बाद में अभय वहां से सीधा अपने मित्र के वहां जाता है, बैलगाड़ी वाले के वहां, जो बैलगाड़ी को बनाने का, चलाने का, सिखाने का, देने का, लेने का काम करते थे। तो अभय को देखा तो वो बोले आज क्या तू इस टाइम रात को यहाँ आ गया। बोले आपकी बैलगाड़ी चाहिए। तो बोले लेके जा। एक बैलगाड़ी लेके आया घर पे। रात को 9 बज गए थे। पुराने काल में लोग शाम को 7:30 8 बजे तो सो जाते थे। पूरे गांव में अंधकार पट छा गया है। बैलगाड़ी लेके आया, राजकुमार को बाहर निकाला, बैलगाड़ी के ऊपर बैठाया, फिर एक कपड़ा उसके ऊपर लगा दिया और धीरे धीरे वो बैलगाड़ी लेकर के उस गांव के अंदर एक गणिका का घर था। गणिका मतलब वेश्या, वेश्या मतलब खराब स्त्री। उधर गया, उधर जाके दरवाजा को खटखटाता है और वो राजकुमार की जो लाश थी वो दरवाजे के बरोबर खड़ी कर देता है और दरवाजा खटखटा के वो अपनी बैलगाड़ी में बैठ जाता है और घर पे आ जाता है। पुराने काल में मकान जो होते थे उसके बीच में आंगन होता था, तो कोई भी व्यक्ति अपने कमरे से दरवाजे तक आएगा ना थोड़ा टाइम लगेगा,
वही टाइम का उपयोग करके वो वहां से निकल गया। अब वहां वो गणिका आई वेश्या, उसने दरवाजा खुला और जैसे ही जोर से खोला ने वो राजकुमार गिर गया तो उसको ऐसा लगा कि आने वाले व्यक्ति ने शराब पी होगी तो गिर गया होगा। फिर थोड़ा लाइट करके देखा तो राजकुमार था और सिर पे लगा हुआ था। ये सभी वहां घबरा गई, 2-3 स्त्रियां इकट्ठी हो गई और वो सब कहती है कि ये तो राजकुमार है, अपने घर पे आके मर गया, राजा को मालूम पड़ेगा तो अपने को तो फांसी करेंगे। तो जो बड़ी गणिका थी उसने कहा इसका कोई रास्ता तो निकालो। तो सभी ने कहा एक अभय ऐसा लड़का है जो इसका रास्ता निकाल सकता है। तो बोले उसको बुलाओ। बोले ऐसे तो कैसे आएगा? तो बोले 50,000 सोना मोहर लेके जाओ, अभय को दे देना और उसको बोलना कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाए। एक लेडीज रात को 10 बजे अभय के घर जाती है, दरवाजा खिटखिटाकर बुलाती है। अभय बाहर आता है, कुछ बना ही नहीं है, वैसे ही वो वहां खड़ा है। बोले क्या काम है? तो बोले हमारे गणिका जी ने आपको बुलाया है, वहां आना पड़ेगा और ये 50,000 सोना मोहर भी दी हुई है। 50,000 सोना मोहर घर में रख ली, फिर वो गणिका के साथ गया। मित्रों, यहाँ एक बात खास ध्यान रखना है, कैसी भी आफत अपने जीवन में आ जाए तो अपना चेहरे को चेंज मत करना। जिस दिन आपका चेहरा कोई पढ़ लेगा ने तो आपकी किताब खत्म हो जाएगी, आपका इतिहास भी खत्म हो जाएगा, जीवन भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अभय कुछ भी नहीं बना है, वैसे गणिका के वहां जाता है, वो ध्यान से देखता है और उसको कहता है कि आप सब लोग अंदर चले जाओ, कुछ भी बना नहीं है, वैसे ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सबको अंदर भेज दिया, राजकुमार को बैलगाड़ी में बैठा दिया। धीरे धीरे वो बैलगाड़ी लेकर के राजा का जो बाग था, बगीचा था, उधर जाता है गार्डन में और वहां जाके देखता है एक आम का पेड़ था। वो आम के पेड़ के साथ उस राजकुमार को लटका देता है कपड़े में बांध के, जैसे गले में फांसा खाया हो ना वैसा लगे। और रात को वापस घर पे आया 12 बजे और आराम से सो गया। अब यहाँ क्या हुआ कि पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि मेरे पुत्र से मेरा झगड़ा हो गया है, कहीं रियल में वो मर तो नहीं जाएगा ने। ऐसा सोच सोच के रात गुजारी। सुबह होते ही वो बगीचे में ऐसे राउंड लगाने के लिए निकला और देखता है तो पेड़ के ऊपर किसी की लाश लटक रही है। वो नजदीक गया और देखा तो खुद का पुत्र था। उसको बहुत दुख लगा कि मेरे कारण मेरे पुत्र ने आत्महत्या कर ली, अब मेरा नाम कितना खराब होगा। अभी जो होना था वो हो गया, मेरा नाम तो खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसने उसके मंत्री को बुलाया, मित्र को भी बुलाया और सबको पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय बताओ कि हमारा नाम भी खराब ना हो और इसका अंतिम संस्कार भी हो जाए। तो सबने कहा हमारा तो दिमाग काम नहीं करता है। तो राजा कहते कोई व्यक्ति तो होगा नहीं। तो सबने एक ही नाम कहा कि अभय एकदम पॉजिटिव एनर्जी वाला लड़का है और कोई भी तकलीफ में से रास्ता निकाल देगा, आप उसको बुलाओ। तो राजा ने कहा ये 1,00,000 सोना मोहर लेके जाओ, बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए और मेरे पुत्र का भी खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे पुत्र का भी खराब होगा नाम कि आत्महत्या कर ले, पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। तो मंत्री खुद अभय के वहां पर सुबह में 4 बजे आते हैं और दरवाजा खिटखिटा के अभय को उठाते हैं। कुछ भी नहीं बना है, वैसे अभय बाहर आया। बोले पधारो मंत्री राज, क्या काम है? तो कहते कि राजा का एक ही लड़का था, उसने आत्महत्या कर ली है और उसके बारे में आपसे चर्चा करनी है, ये 1,00,000 सोना मोहर रख लो पहले अंदर। अभय तो गया मंत्री के साथ राजा के पास, जाके वहां बैठा, कुछ भी बोलता नहीं है। कभी भी जल्दी में बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं ने एकदम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, सामने वाले को सब मालूम पड़ जाता है कि आप क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो। अभय बैठा वहां पर। राजकुमार की जो बात थी वो राजा ने खुद ने बोल दी कि मेरा और राजकुमार का झगड़ा हुआ था और हमने ऐसा उसको बोला था, तो वो बोला मैं आत्महत्या कर लूंगा और रियल में उसने आत्महत्या कर ली। अब अभय को पहले शांति मिल गई। चलो ये घटना तो मेरे घर में बनी है, गलती मेरी पत्नी की है, मगर ये तो किसी को मालूम ही नहीं है, तो अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी राजा ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे झगड़े के कारण ऐसा हुआ है, तो एक तो मन शांत हो गया। फिर बात सुनी तो अभय ने कहा मैं कर सकता हूँ रास्ता, मगर शर्त मेरी होगी। तो राजा बोले आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो उसने कहा सबसे पहले मंत्री को बोलो कि मैं जैसा बोलूं वैसा मेरे लिए व्यवस्था कर दे।
दूसरा, जब ये मामला निपट जाए और निष्कलंक आप इसमें से बाहर निकल जाओ तो मुझे आपका पर्सनल असिस्टेंट बनाना, मतलब महामंत्री बनाना, मंत्री भी नहीं महामंत्री बनाना। राजा ने कहा कि तथास्तु, आप जैसा बोलते हैं वैसे ही होगा। कभी भी ध्यान रखना, स्त्री, बालक, राजा और गुरु, ये 4 लोग जब प्रसन्न होते हैं ने, तब जो मांगना है वो मांग लेना। थोड़े भी नाराज हो गए फिर दुनिया की कोई ताकत उनसे कुछ भी चीज नहीं ले सकती है। राजा से वचन ले लिया और इसने मंत्री को कहा कि जो ढोल बजाने वाले होते हैं, संदेश वाहक बोलते हैं, संदेशा देने वाले, ऐसे ढोल बजाने वाले को बुलाओ। 10 मिनट में ढोल बजाने वाले आ गए और उनको कहा कि जैसा अभय बोलता है वैसा आप लोगों को करना है। उन्होंने कहा तहत वैसा ही होगा जैसा अभय बोलेगा। तो अभय ने कहा कि 6 बजे आप लोगों को हर चौरे चौटे जाने का है, ढोल बजाने का, लोग इकट्ठा होंगे और जब इकट्ठा हो जाए लोग तो आपको मैसेज देने का है कि राजा का राजकुमार बहुत बीमार है, आप सब लोग उसके लिए प्रार्थना करो। वैद्य लोग उपचार कर रहे हैं और सबको प्रार्थना में जोड़ दो। तो ढोल वाले तो बेचारे चले गए, हर चौराहे पे गए, ढोल बजाया, लोग आए, सबको मैसेज दिया। सब लोग इमोशनल होकर के अपने अपने घरों में अपने अपने इष्ट देवों का स्मरण करने लगे। अब यहाँ पर ये इमोशनल गेम चालू हो गए। आपने गुजरात के इलेक्शनों में देखा होगा, फर्स्ट टाइम जब मोदी साहब आए तो उन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ एक रात जागना है, मेरे को 5 साल जागना है। वो वाक्य लोगों को इतना चिपक गया कि दूसरे दिन वोटिंग में लाइन लग गई कि अपन एक दिन नहीं दे सकते, अपन एक दिन नहीं दे सकते, ऐसा सोच सोच के 100% बहुमती से वो आ गए। दूसरी बार इलेक्शन में भी ऐसा ही किया। यहाँ पर ढोल वाले को वापस 10 बजे बुलाया और कहा कि अभी वापस आप गांव के चौरे चौरे पे जाओ, ढोल बजाओ, लोग इकट्ठा होंगे, उनको बोलो आपकी दुआओं से लड़के का इलाज तो चल रहा है, दवा और दुआ दोनों काम कर रही है, मगर अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तबीयत और बिगड़ रही है, आप थोड़ा प्रे ज्यादा करो। तो लोग और एकदम भाविक हो गए। बहुत लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया। वापस 3 बजे बुलाया ढोल वाले को और कहा वापस आप मैसेज भेजो सबको कि वैद्य इलाज कर रहे हैं, मगर इलाज सक्सेस नहीं हो रहा है, स्थिति बहुत क्रिटिकल है। लोग रोने लगे। अब शाम को वापस ढोल वाले को बुलाया और कहा कि अभी सबको बोलो इकट्ठा करके, आप लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत मन्नतें रखी, मगर भगवान को मंजूर नहीं होगा। वो बेचारा गुजर गया और राजकुमार मर गया। ऐसा माहौल खड़ा करके राजकुमार को विदाई दे दिया। शाम को उसका अग्नि संस्कार भी हो गया। दूसरे दिन सुबह में राजा ने विधिवत अभय को महामंत्री बनाया। 1.5 लाख सोना मोहर मिली, राजा का बाजू में बैठने का पद मिला। ये सब पॉजिटिव एनर्जी के कारण। अब मित्रों, आपके मन में लगता होगा कि दिनेश भाई आपने पूरी स्टोरी बता दी, मगर उसकी जो मास्टर चाबी थी कि वो जो चिट्ठी थी, वो चिट्ठी में क्या लिखा था कि इतनी एनर्जी इस अभय को वहां से मिल गई। मित्रों, चिट्ठी चाहिए तो इसका दूसरा एपिसोड हम बनाएंगे। उसके अंदर वो चिट्ठी का ही पूरा वर्णन होगा और उसके एक एक शब्द आप चाहो तो आपके जीवन में उतार सकते हो। और जिसको भी ये स्टोरी सुनाएंगे ने, वो ताली बजाएगा कि जोरदार बात आपने की, मेरे में एक ऊर्जा डाल दी। मित्रों, आपको यदि ये स्टोरी अच्छी लगे ने, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके मित्रों को फॉरवर्ड करो। जिंदगी में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हम नहीं कर सकते हैं। वेद शास्त्र चैनल और दिव्य लब्धि चैनल, ये दोनों चैनल के माध्यम से हम आपसे करीब आना चाहते हैं। आपके आत्मा के निकट एक ऐसा पॉजिटिव पार्क बनाना चाहते हैं ने, कभी भी आप निराशा में नहीं जाएंगे। आपका सोचा हुआ हर कार्य परमात्मा पूर्ण करे, ऐसी मंगल भावना के साथ इसको यहाँ पूर्ण करते हैं। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो मिच्छा में दुक्कड़म।